हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे YouTube चैनल फौजी लाइफ स्टाइल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं ज़्यादा देर बात ना करते हुए सीधे अपने मॉडल पेपर पर चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 144 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसका एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। तो मान लो पहली संख्या या दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो, तो पहली संख्या मुझे दे रखी है 36 और दूसरी संख्या मुझे पता नहीं, तो मैं दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए x मान लेता हूँ दूसरी संख्या को, बराबर HCF गुणा LCM। तो मेरा HCF 12 और LCM कितना है 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 गुना 144 बटा 36। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 से काट दो, 3 चौके 12 और 3 8 24 48। तो मेरा ऑप्शन है बी, मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये तो मुंह जबानी क्वेश्चन है। 15 पैसों को रुपए में व्यक्त कीजिए। पैसों को अगर रुपए में व्यक्त करना है तो किसका भाग दे दोगे? 100 का भाग दे दोगे। यदि 15 में अगर 100 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 0.15 रुपए। और 0.15 कौन से? ऑप्शन है बी। यदि दो अंकों की संख्या, यदि दो अंकों की एक संख्या जिसका दहाई का अंक t है एवं इकाई का अंक u है के अंत में अंक 1 रख दिया जाए तो नई संख्या क्या होगी? बस इसको कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। इसमें कह रहा है कि जिसका दहाई का अंक t यानी इकाई और दहाई, दहाई के स्थान पर वो कह रहा है t और इकाई के अंक पर क्या कह रहा है वो u। जब दहाई के अंक पर t और इकाई के अंक पर वो u कह रहा है, उसके बाद में कह रहा है कि भाई उसके अंत में 1 जोड़ दो, यानी प्लस यहाँ पर 1 और कर दो। तो अब गिनो भाई, इकाई दहाई और सैकड़ा, t कौन से स्थान पर पहुंच गया? सैकड़े के स्थान पर पहुंच गया। तो सैकड़ा मतलब 100, तो 100 को तो t से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस u को किससे मल्टीप्लाई करोगे? u को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि u कहाँ पहुंच गया? दहाई के स्थान पर, और प्लस 1। इकाई के स्थान पर अब 1 आ गया और बची हुई संख्या पर क्या आ गया? दहाई पर u आ गया और t कहाँ पर चला गया? t चला गया अपने सैकड़े के स्थान पर। तो कौन सा है रे? 100t 10u प्लस b। चलो अपना बी ऑप्शन सही है। एक 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन सी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 आ जाए, 8 आ जाए, या और कौन कौन सा अंक आता है जो कि पूर्ण वर्ग बने ही नहीं। तो इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का, 5 का, 6, 7, 8 और 9 तक के स्क्वायर आप देख सकते हो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 और 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। तो आप देखोगे कि 1, 4, 9, 6, 5 यही चीज क्या हो रही है आपकी? रिपीट हो रही है। 6, 9, 4, 1, 6, 9, 6, 9, 4, 1, वही चीज नीचे भी रिपीट हो रही है। यदि अगर इनके अलावा कोई भी अंक अगर हमारे आता है 0 को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? 0 को छोड़ करके कोई भी अंक, जैसे क्या आ जाए, इसमें 2 नहीं आया तो इकाई का अंक 2 आ जाए, 3 नहीं आया 3 आ जाए, 7 नहीं आया 8 नहीं आया, अगर ये इकाई के स्थान पर है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। तो भाई कौन सा? 8 है तो ये तो कभी पूर्ण वर्ग संख्या बन ही नहीं सकती। यहाँ पर क्या है? 10 है। यदि 1000 में हम 10 जोड़ेंगे तो 1010 हो जाएगा। यदि अंत के अंदर
सम संख्या में जीरो नहीं है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनेगी, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती। अब हमारा 1000 में मैं क्या 24 ऐड करूं, तो 1024 भाई मेरा 32 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो अपना। एक घन का पृष्ठ क्षेत्र 1014 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन कितना होगा। कुछ नहीं भैया, अगर आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6a यानी भुजा, भुजा स्क्वायर होता है। तो 6a स्क्वायर बराबर कितना मुझे दे रखा है 1014, तो a स्क्वायर बराबर कितना होगा 6 का इसमें भाग दे दो, तो 6 एकम 6, 4 बच गए, 6 चंगा 36 और कितने बच गए 6 नाम 54, 5 बच गए। तो a बराबर कितना आ जाएगा, इसका वर्ग निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा रे 13 आ जाएगा। तो इसका आयतन ज्ञात करो, तो आयतन का सूत्र भी आना चाहिए। तो घन के आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, यानी 13 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 3 बार मल्टीप्लाई करना है। या तो आपको 13 की क्यूब याद होनी चाहिए सीधी सीधी कि 13 की क्यूब क्या होती है। अगर 13 की क्यूब आपको याद नहीं है तो एक काम करो भाई, इसको एक अंक में बना लो, डिजिटल सम का नियम लगा लो, 3 और 1 कितने होते हैं 4, 4 और 4, इनको हर को एक एक अंक में बना लो, 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 6 4 10। फिर इसको भी एक अंक में बना लो, तो कितना अंक आ गया मेरा 1। तो इसमें चेक कर लो आप, इसमें चेक करोगे तो भाई एक किस में बन रहा है, जहां भी 9 बनता है उसको हटा दो और बाकी संख्या को जोड़ लो। इसमें 9 को हटा दो, 7 और 2 9 को हटा दो, तो कितना बचा मेरा 1, और इसमें भी कितना बच रहा है 1। तो मेरा ऑप्शन ये हो जाएगा। आप कहोगे सर नीचे तो चेक किए ही नहीं, नीचे भी चेक करके देख लो, 9 हटा दिया, 7 और सर 1 11, तो 1 और 1 कितने बनते हैं 2, तो मेरे कितने बन रहा था यहाँ पे 1। तो नीचे भी अगर चेक करोगे तो 6 और 1 7, हटा दिया 6 और 1 7, एक मात्र इसमें ही बन रहा है, मेरे ऑप्शन ए में ही बनता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा रे ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। सेकंड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 6 नंबर वाला, 5300 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या के लिए मैंने बताया था अभी आपको क्या करना है रे, इसमें तो इकाई अंक 4 भी है और 9 भी है, तो कोई भी हो सकती है, लेकिन इसके निकटतम देखनी है। तो 5300 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी इसमें हम चेक करेंगे। तो चेक करेंगे तो एक ये क्या है 5184, 5264 और 5269 और 5329। तो भाई 5329 भी पूर्ण वर्ग संख्या है मेरी, और 5184 भी 5184 भी मेरी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो भाई इसके निकट कौन सी है, 5300 के निकट है मेरी कौन सी संख्या 5329, क्योंकि इसमें अंतर कितने का है 29 का ही है। तो मेरी कौन सा है उत्तर हो जाएगा, इसमें निकटतम पूछ रहा है तो 5329 हो जाएगा। अपना नेक्स्ट सवाल है, इस नेक्स्ट सवाल में 7वें नंबर के सवाल में क्या है भाई, अपने क्वेश्चन में क्या है कि किसी न्यूनतम संख्या को 1856 में से घटाई जाए ताकि प्राप्त शेषफल को जब 7, 12 और 16 से विभाजित करने पर शेष 4 प्राप्त हो। तो हमें सबसे पहले क्या लेना होता है 7, 12 और 16 का एलसीएम। जब 7, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा रे 3, 4, 4 3 12, 7 84 इंटू 3 336 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 336 आ जाएगा। जब 336 आ जाएगा तो 1856 में किसका भाग दे दो
336 का, तो लगभग कितनी बार जाएगा रे? 5 बार जाएगा, और 5 से गुणा करोगे तो 0, 1680 कितने हो गए रे? 1680 हो गए। तो इसका कितना शेषफल बचेगा अपना? 6, और 176। कितना शेषफल बच गया? 176 शेषफल बच गया। लेकिन 176 शेषफल बच गया तो 176 शेषफल थोड़ी बचाना है हमें तो 1856 में से 176 की बाकी निकालनी है, यानी 1680। पूरा पूरा मेरा भाग कहाँ जा रहा है? 1680 में भाग जा रहा है। तो 1680 में से 176 बचेंगे, तो 176 में से कितने और घटा दो, क्योंकि 4 और ऐड करने हैं, तो 1684 हो जाएंगे मेरे। कितने हो जाएंगे? 1684, और इसमें से 4 घटाओगे तो कितने हो जाएंगे? 172। तो मेरे कौन से क्वेश्चन में है 172? मेरे क्वेश्चन नंबर डी में है। क्या है? 172। चलो अपना नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 61 है, तदनुसार उनमें अंतिम 3 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना होगा? अरे 5 क्रमिक, जब भी लगातार संख्याएं बोलता है तो 5 खाने बना लो, 1 2 3 4 5। औसत हमेशा बीच वाला होता है, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो बीच वाला। ये कह रहा है कि बीच वाला 61, तो आगे लगातार संख्याएं हैं तो 62 और 63। इधर अगर संख्याएं पूछे तो 60 और 59, तो 59 60 61 62 और 63, ये लगातार 5 संख्याएं हैं। वो कह रहा है कि उनमें से अंतिम 3 संख्याएं हैं, अंतिम 3 क्रमिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो क्या होगा? बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 62। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 14 है, उन्हीं में से 6 संख्याओं का औसत यदि 16 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? अरे शेष 2 संख्याओं के औसत के लिए क्या करेंगे? 8 संख्याओं का औसत 14 है, तो 8 गुणा 14 कर लो। 14 8 कितने होते हैं? 112। उन्हीं में से 3 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? वो 6 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है मुझे? 16। तो 6 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 16 छिके 96। टोटल संख्याएं, कुल संख्याएं 112 हो गई, और 6 संख्याएं कितनी हो गई? 96 हो गई। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर है 12 और 4 16, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 2 संख्याओं का, जो बची हुई 2 संख्याएं उनका अंतर कितना आ गया? 16। तो इनका औसत कितना हो जाएगा? तो 16 में 2 का भाग दे दो, 8। ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है ये। 1000 की राशि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई, तो 3 वर्षों बाद वह कितनी हो जाएगी? यानी क्या पूछ रहा है ये मेरे से? मिश्र धन पूछ रहा है कि मेरा मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन बताने के लिए सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। अब जब हमें प्रतिशत दे रखा है, मूलधन हमें दे रखा है कि मूलधन कितना है मेरे पास? 1000 है। 3 वर्षों के लिए कह रहा है, तो 3 टाइम्स, 3 मेथड से 3 टाइम्स लाइन लगा दो, और 10% यानी 1/10 कर दो। तो यहाँ पर मेरा 100, यहाँ पर मेरा 100, यहाँ 100। इसका ब्याज का ब्याज निकालोगे 1/10, तो 10। यहाँ पे ब्याज निकालोगे, इसका ब्याज 10, इसका ब्याज 10, और इसका 1, तो 331 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा ब्याज? 331। जब चक्रवर्ती ब्याज मेरा 331 हो गया और मूलधन कितना है? 1000, तो 1331 रुपये मेरा क्या हो जाएगा? वो राशि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरी क्या हो जाएगी? 1331 रुपये वो जमा हो जाएगी धनराशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का योग साधारण ब्याज की दर पर चौथे और 5वें वर्ष में क्रमशः 12,900 रुपये और 14,250 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी है? बस हमें एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होता है कि चक्रवर्ती ब्याज में तो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, लेकिन अपने साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है?
समान होता है, तो ये कह रहा है कि 4 वर्ष में कितना मूलधन बन जाता है मेरा 12,900 रुपये, और 5 वर्ष में मेरा कितना मूलधन बन जाता है 14,250 रुपये। तो भाई इन दोनों का अंतर ही 1 वर्ष का क्या आ जाएगा, मेरा ब्याज आ जाएगा। तो 14,250 में से अगर मैं बाकी निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे, 1,350 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा मेरा 1,350 रुपये। लेकिन वो ब्याज नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, वो दर पूछ रहा है। अगर दर पूछ रहा है तो 1 वर्ष का 1,350 है, तो 4 वर्ष का मुझे क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, यानी मिश्र धन दे रखा है। तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, 13 चौक 52 और 5400। 4 वर्ष का ब्याज कितना हो गया मेरा 5400 हो गया। तो इसमें से 5400 की आप क्या निकाल दो रे, बाकी निकाल दो। 12,900 में से 5400 की बाकी निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 00 और 7500। तो मेरा मूलधन तो आ गया 7500 रुपए, मेरा ब्याज आ गया 1,350 रुपए। तो क्या निकालना है मुझे अब, मुझे अब कुछ नहीं, मुझे दर निकालनी होती है। और मेरी दर का सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो ब्याज क्या होता है, ब्याज तो दे रखा है 1,350 रुपए, मल्टीप्लाई में 100, मूलधन मेरा कितना है 7500 रुपए, गुणा 1 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो और 75 से काटोगे तो लगभग कितने टाइम्स कट जाएगा रे, ये 18 टाइम्स कट जाएगा। तो 18% मेरी क्या हो गई, दर हो जाएगी। मेरी दर कितनी हो जाएगी, 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यदि 12 बढ़ई रोज 6 घंटे काम करते हुए 24 दिनों में 460 कुर्सियां बनाते हैं, तो 18 बढ़ई रोज 8 घंटे काम करते हुए 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों के लिए क्या होता है, मैन इनटू डेज, जितने व्यक्ति हैं कितने घंटे काम करते हैं, कितने हावर्स को कितने घंटे काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं, और कितना सामान तैयार करते हैं, उसके बराबर में ही दूसरा कर दो। जैसे 12 बढ़ई रोज कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं, और कितने 24 दिनों तक काम करते हैं। तो ये कितना सामान बना पाते हैं भाई, ये सामान बना पाते हैं 460 कुर्सियां। कितनी कुर्सियां बना पाते हैं, 460 कुर्सियां बना पाते हैं। इसी प्रकार से हमारे 18 बढ़ई रोज काम करें तो 8 घंटे काम करते हुए 36 दिनों में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि मैन इंटू डेज। तो मैन इंटू डेज से हो गया मेरा क्वेश्चन है 12 गुणा 6 बटा 24, सामान कितना तैयार करता है उसको हमेशा बटे में लिख दो। 460 कुर्सियां बनाता है, बराबर में 18 बढ़ई काम करेंगे कितने घंटे, 8 घंटे काम करेंगे कितने दिनों तक, 36 दिनों तक। तो कितनी कुर्सियां बनाएंगे, x कुर्सी बनाएंगे। इन दोनों को आपस में आप सोल्व कर सकते हो। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 8 एकम 8, 8 तिया 24, और 3 से 3 कट गया, 3 ऊपर बच गया। तो x बराबर कितने हो जाएंगे, x बराबर 460 मल्टीप्लाई 3, 6 तिया 18, 1 4 तिया 12 और 1 13, 1380। तो ये लोग कितनी कुर्सियां बनाएंगे आपकी, 1380 कुर्सियां बनाएंगे, यानी ऑप्शन डी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। भाई मिला दो इनको, ए प्लस बी प्लस सी एक काम को कितने दिन में कर देते हैं, अरे 6 दिन में कर देते हैं। ए अकेला काम करेगा, ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में, 12 दिन में काम करेगा। और बी अकेला काम करेगा तो कितने दिन में करेगा, 18 दिन में काम करेगा। इन सभी का आप एलसीएम ले लो तो 36 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद में इनकी क्या निकाल लो आप, एफिशिएंसी निकाल लो, कार्य क्षमता निकाल लो। क्या निकाल लो, कार्य क्षमता निकाल लो। तो 3 व्यक्ति 6 छंगा 36, एक दिन में 3 व्यक्ति मिलकर के कितना काम करते हैं, 6। अकेला
ए कितना काम करता है 3, अकेला बी कितना करता है 2। तो मुझे बताओ रे एक दिन में सी कितना करेगा। ए 3 करता है, बी 2 करता है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 5। अगर इसमें से मैं ए और बी को हटा दूं तो किसका काम बचेगा, मेरा सी का काम ही बचेगा। तो 6 में से अगर 5 को घटा दोगे तो बी एक दिन में सी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में आपका एक काम करेगा। और काम कितने करने हैं आपके पास, 36 काम करने हैं। तो कितने दिन लग जाएंगे, 36 दिन लग जाएंगे आपको काम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने 14 क्वेश्चन आ गया है। 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत 18 तथा अंतिम 3 का 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 हो तो प्रथम संख्या क्या है। हमारे पास संख्याएं हैं, मान लो ए बी सी डी। कौन सी संख्याएं हैं, 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी। वो कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत यानी एबीसी का औसत, एबीसी का औसत कितना दे रखा है भाई 18। 3 गुणा 18, 18 3 54। उसके बाद में कह रहा है अंतिम 3 संख्याएं यानी बी सी और डी, बी सी और डी। अंतिम 3 का औसत कितना दे रखा है हमें 16। तो 16 तिया 48, कितना आ गया रहा है 16 तिया 48। जब 16 तिया 48 आ गया तो इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है, ए माइनस डी। आप इसमें से बाकी निकालोगे तो निशान चेंज हो जाएंगे ओबियसली। तो बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो ए माइनस डी बचेगा। 54 में से 48 गए तो 4 और 2 6 बच गए। कितने बच गए रे, 6 बच गए। उसके बाद में वो कह रहा है यदि अंतिम संख्या यानी डी का मान वो दे रखा है पहले से ही, कितना दे रखा है 19, यानी ए माइनस 19 बराबर है 6 है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, वो प्रथम संख्या पूछ रहा है। तो 19 उधर जाएगा तो प्लस में, और कितना हो जाएगा हमारा 19 और 6 25। तो 14 क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है। गोले की त्रिज्याएं तथा ऊंचाई क्या है, समान है। उनके आयतनों का अनुपात क्या है। एक शंकु के बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्याएं क्या हैं, त्रिज्याएं तथा ऊंचाई क्या है आपकी, समान है। तो अगर आपको इनके शंकु के, बेलन के तथा अर्धगोले के आपको सूत्र याद है तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लोगे। तो शंकु के आयतनों का सूत्र क्या होता है रे, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका। उसी प्रकार से अर्धगोले के सूत्र क्या होता है, तो अर्धगोले का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। एच का मतलब ये ऊंचाई या आर, और इस एच का मतलब भी क्या हो जाएगा आर, क्योंकि त्रिज्याएं समान है। त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, समान है। तो एच लिखो या आर लिखो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हमारे अर्धगोले की त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो इन तीनों का क्या निकालना था, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब से तो सब कट जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात 1 अनुपात 2/3। इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा 1/3/2। तो इनका अनुपात पूछ रहा है, तो 1/3/2 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 16 क्वेश्चन आ गया है। ए बी तथा सी ने क्रमशः 7,000, 9,000 और 11,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। क्या किया, एक व्यापार आरंभ किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 8100 रुपये हुआ तो ए और बी का भाग कितना होगा। कुछ नहीं करना, इन सब का क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना होता है। तो 7,000, 9,000 और 11,000 का अनुपात कितना आ जाएगा, 7:9:11 आ जाएगा।
वर्ष के अंत में कुल लाभ मुझे दे रखा है 8100 रुपए, तो इनको इसी अनुपात में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो 7:9:11, इन तो तीनों का टोटल क्या हो जाएगा आपका, 11 और 2 20 और 7 27 हो जाएगा। अब पूछ रहा है ए और बी का भाग, तो पहले ए का भाग कितना है मेरे पास 7, टोटल कितना है 27, किस में से बांटना है, लाभ में से बांटना है। लाभ मेरा है 8100, तो 27 दिया 8100, तो कितना आ गया 2100 रुपए। ए का लाभ क्या आ गया 2100 रुपए, और बी का लाभ पूछेगा तो यहाँ पे कितने रख देंगे 9, तो 9 तिया 2700 रुपए। ए का लाभ 2100 और बी का लाभ कितना है 2700, तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत सिंपल सा सवाल है। क्वेश्चन तो आपके लिए सारे ही इजी आएंगे एनए के अंदर, और सारे ही क्वेश्चन इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपको अगर सेकंड मैथ के हैं तो क्या है, थोड़ा सा मेंसुरेशन में आपको सूत्र ध्यान रखना होता है। अगर आपको सूत्र ध्यान है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। पिछले वाला क्वेश्चन भी आपने देखा, शंकु और गोले का आयतन आपको याद है, तो आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील कर सकते हो। अगर उसके सूत्र याद नहीं है आपको, तो वही क्वेश्चन आपके लिए महाभारत बन जाएगा, और वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, सूत्र थोड़े से याद रखने होंगे भाई। ये क्वेश्चन, राजेश के पास 3481 गोलियां हैं, वह एक थैले में उतनी ही गोलियां रखना चाहता है जितने उनके पास थैले हैं, तो बताओ 3481 गोलियां रखने के लिए कितने थैलों की आवश्यकता होगी। अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ग पूछ रहा है, और वर्ग पूछ रहा है 3481 का, तो 3481 यानी 3400 का वर्ग किसके मध्य होगा 4900, यानी मैं 50 का लगभग, अगर 49 का याद नहीं है मुझे, लेकिन 50 को तो याद है। 50 का वर्ग होता है कितना, 55 25 2500 होता है, तो ये 2500 के आसपास है क्या, नहीं है, तो मेरा ऑप्शन ए भी नहीं होगा। ये कितना है 69 और 170, तो 4900 के आसपास है, तो ये 3449 के आसपास है क्या, ये भी नहीं हो पाएगा। ये कितना है लगभग 80, तो ये कितना है 6400, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, 69 से अधिक है। तो बचा कौन सा 60, यानी 3600। तो लगभग कौन है इसके पास में, 3481 के पास में कौन है 3600 है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा। थोड़ी स्मार्ट तरीके से हम करेंगे तो सबका किसी का भी निकालने की जरूरत नहीं है कि 49 का याद हो, 69 का 79 का याद हो। अगर इन 79 69 का भी याद नहीं है और 59 का भी याद करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डील कर लो भाई, 50 का निकाल लो, यहाँ पर से 70 का निकाल लो, यहाँ पर 80 का, और यहाँ पे 60 का निकाल लो, जो पास में होगा वही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका आ गया, अरे ब्याज का आ गया। 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से 16,000 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है। इसके लिए तो अलग अलग ट्रिक है। 10 का कोई रेशियो मेथड से बता देगा आप लोगों को, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। आप सिंपल सा याद रख लो, इससे याद रख लो 16,000 का 1/10 निकाल लो, तो 10 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 1600 और 160, ये आपका क्या हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा। 1600 और 1600 3200, 3200 में 160 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3360, और 3360 मेरे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन है बी में है। तो मैंने दूसरा तरीका नहीं, क्योंकि मेरा पिछला क्वेश्चन इसी प्रकार के आया था, तो मैंने कैसे बताया आप लोगों को, इस ट्री मेथड से बताया, तो इसको भी मैंने कैसे कर दिया, ट्री मेथड से कर दिया, रेशियो मेथड से नहीं किया। एक संख्या, भाई कोई संख्या होगी जिसके चौथे और पांचवें भाग का योग, मान लो मैंने संख्या कह दी x, तो उसके चौथे प्लस पांचवें भाग का योग उसके तीसरे भाग से, उस संख्या के तीसरे भाग यानी तीसरे भाग से x/3 से 28 बटा है। अगर इन दोनों को जोड़े तो इससे कितना बटा है 28। अगर मैं इसमें ही 28 ऐड कर दूं तो ये बराबर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे आसानी से। अरे जब ये बराबर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसको हल कर लो आप, इसको हल करोगे तो 5 चौक 20 कितना आ जाएगा 5x,
4x बराबर x 3 28 9/20। अरे इधर करोगे तो 9×3 = 27 हो जाएगा और उधर 28×20 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा रे? मल्टीप्लाई करोगे 3 इधर आ जाएगा तो 3×9=27। ये तो मेरे हिसाब से सभी को आता होगा। इसको हल कर ही सकते हो, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा। इसको हल करने के लिए कुछ नहीं, इसको साइड में कर लो। अगर और भी आपको अगर किसी बच्चे को समस्या आ रही है तो इस प्रकार से कर लो, 9x/20 इसके माइनस में x/3 कर लो और 28 को इधर ही रहने दो। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? इन तीन दोनों का एलसीएम लोगे तो 20×3 = 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20×3 = 60 आ जाएगा। और 60 आ जाएगा तो क्या करोगे? 3 से 9×3 = 27x और 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 20x बराबर 28। 27x में से 20x गए तो कितने बचेंगे? 7x और 28×60 तो 7 से काट दो, 7×28 6×4 = 24 240। ऑप्शन नंबर बी। 19वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर आपको कैलकुलेशन हल करनी आती है तो आप बहुत जल्दी ऐसे क्वेश्चनों को कर पाएंगे। कैलकुलेशन तो थोड़ी मैथ में रहती है भाई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 क्रमागत धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 365 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो कोई भी 3 संख्याएं मान लो आप, धनात्मक संख्याएं। पहली संख्या x मान लो, क्या हो गया? पहली संख्या x मान लो, दूसरी संख्या x+1 और तीसरी संख्या x+2 मान लो। तो इन सभी के वर्गों का योग, इन सभी के वर्ग करोगे तो वर्ग कर दिया, ये कर दिया भाई आपका वर्ग, और वर्ग करने पर कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 365 आ जाएगा। तो ये तो द्विघात समीकरण बन जाएगी आपको। तो द्विघात समीकरण बनेगी तो द्विघात समीकरण से हल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x² और इसमें कौन सा सूत्र लगेगा? a+b के होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा। तो x² यानी पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2ab और 1 से गुणा करोगे तो 2x का 2x रहेगा, 1 का स्क्वायर 1। इसी प्रकार से इसमें कर लो तो a² प्लस 2ab 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर कितने हो गए? 365। 4 और 1 5, 5 को उधर ले जाएंगे, ये तो 360 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 3x, 1 2 और 3x हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना मेरा? 6x। 3x² प्लस 6x बराबर कितना हो जाएगा? 360। ये द्विघात समीकरण बन गई। 3x² प्लस 6x माइनस 360 बराबर 0। इसको शॉर्ट रूप में बनाने के लिए 3 इसमें कॉमन ले लो। 3 इसमें कॉमन लोगे तो ये x² बचेगा और ये 3 दूनी 6x वो 2x है, और इसमें माइनस करोगे 2x। इसमें अगर 3 का भाग दोगे तो 120 और 3 को अगर नीचे ले जाओगे तो सामने क्या हो जाएगा? आपके 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में इसको टुकड़े करने होते हैं। द्विघात समीकरण आपने 9th 10th में खूब पढ़ी है। अब 2x के क्या करो? टुकड़े करो। ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो 120 x² आए और जोड़ने और घटाने पर कितने आए आपके? प्लस के 2x। तो कर लो भाई, इसके टुकड़े करने हैं तो इसके टुकड़े कर लो। 12 x में से अगर 10x गए तो कितने x बचेंगे? 2, और इन दोनों को गुणा करोगे तो 120x² आएगा। आगे मेरा निशान है माइनस का तो 120 और इधर मेरा प्लस का है कितना? x²। इन दोनों में से आप क्या ले लो? कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो x का कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 12 बचेगा। यहाँ माइनस के 10 कॉमन लोगे तो x प्लस 12 बचेगा। कितना बचेगा? x प्लस 12। क्योंकि ये माइनस का है तो अंदर निशान चेंज हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब क्या क्या बचे? x - 10
और x प्लस 12। तो इससे तो हम जब x का मान निकालेंगे तो 10 आएगा और इससे निकालेंगे तो माइनस का 12 आएगा। इसमें कह रहा है वो केवल धनात्मक संख्याएं। कैसी संख्याएं? धनात्मक संख्याएं। तो हमें -12 नहीं लेने, -12 है नहीं लेने हैं, माइनस का कितना, वो प्लस का लेना है, प्लस का धनात्मक संख्या 10। और जब धनात्मक संख्या मेरी 10 आ गई, यानी x का मान क्या आ गया? 10 आ गया। तो यहाँ पर +1 हो रहा है, +2। तो मेरी पहली संख्या 10 आ गई, तो क्रमागत संख्याएं अगली 11 हो जाएगी और उससे अगली 12 हो जाएगी। इन संख्याओं को क्या करने के लिए कह रहा है? वो योग करने के लिए कह रहा है। तो योग करूंगा, ऐड करूंगा मैं, तो 10 से 11, 21, 12, 33, तो कितना हो जाएगा? अरे 33 हो जाएगा। और इसमें क्या आंसर आ जाएगा मेरा? 33 आंसर आ जाएगा।